अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप सबको डिस्कवर द वर्ल्ड में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, इल्म फ़लसफ़ा की जब बात की जाए तो ये बहस मशहूर फ़लसफ़ी सुकरात के जिक्र के बगैर नामुकम्मल सी लगती है। सुकरात वही अजीम फ़लसफ़ी गुजरा है जिसने खुद अपने हाथों से जहर का जाम पी कर जान दे दी थी। सुकरात ना सिर्फ एक आला पाए का फ़लसफ़ी था बल्कि वो एक इंतहाई आला दर्जे का उस्ताद भी था। मशहूर फातेह सिकंदर आजम भी सुकरात का शागिर्द था और दुनिया में बड़ा नाम पाने वाले फिलासफर अरस्तु और अफलातून भी इसके खास शागिर्दों में से थे। तो दोस्तों, जरा सोचें कि जिस शख्स के शागिर्द इस कदर नामवर गुजरे हों वो खुद इल्मी एतबार से किस कदर बड़े कद का हामिल होगा, और अगर इसके भी उस्ताद के हवाले से बात करें तो क्या ही दिलचस्प और समा अंगेज मालूमात हासिल होंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकरात के उस्ताद की। तो आपको बताते हैं कि सुकरात का उस्ताद कोई माहिर यूनानी फलसफी नहीं बल्कि एक औरत थी, और औरत भी वो जो अपने वक्त की मशहूर पेशावर बदकार औरत थी। इस औरत का नाम एस्पासिया था। तारीख में इसका सने पैदाइश 470 कबल मसीह बताया जाता है। ये अपने दौर की इंतहाई काबिल औरत थी। आज तक इसका सानी तारीख में नजर नहीं आ सका। इसकी कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इल्म काबिलियत किसी की मीरास नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत करदा है, वो जिसे चाहे नवाज दे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एस्पासिया की। एस्पासिया तुर्की के शहर मैलेटिस में पैदा हुई जिसका मौजूदा नाम ईदैन है। एस्पासिया बहुत कम उम्र में ही यूनान हिजरत कर गई और यूनान के शहर एथेंस में मुहाजिर की हैसियत से दाखिल हुई। ताहम इस बात के हवाले से तारीख में कोई वाकया या वजह नहीं मिल पाई कि इसको किन वजूहात की बिना पर अपना शहर छोड़कर यूनान जाना पड़ा। लेकिन बाद अज़ां जिस दर्जे की इल्म हिकमत एस्पासिया में देखी गई, इससे इस बात का अंदाजा जरूर होता है कि इसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम अच्छा खासा रहा होगा, जो इस बात की गवाही देता है कि एस्पासिया का ताल्लुक यकीनन किसी अमीर घराने से रहा था। उस वक्त यूनान में जो कवानीन राज थे उनके मुताबिक जो शख्स चाहे वो मर्द हो या औरत हिजरत करके यूनान आता था, उसे किसी भी किस्म के हकूक हासिल नहीं होते थे और इसे वहां रहने के लिए टैक्स अदा करना पड़ता था। मर्द तो मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह अपना गुजारा कर ही लेते थे, लेकिन औरतों के लिए वहां रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बैरूनी इलाकों से आने वाली औरतों को ना तो वहां किसी मर्द से शादी करने की इजाजत होती थी और ना ही वो काबिल इज्जत रोजगार हासिल करके अपनी जिंदगी बसर कर सकती थी। इस सब की वजह से औरतों के पास एक ही रास्ता बचता था कि वो अपना जिस्म बेचें और अपना खर्चा चलाएं और इसके साथ साथ हुकूमती टैक्स भी अदा करें। चुनांचे इस सूरत हाल को देखकर एथेंस आने के बाद एस्पासिया ने भी यही रास्ता इख्तियार किया। एस्पासिया ना सिर्फ आला घराने से ताल्लुक रखती थी बल्कि इसके पास इल्म अदब की इजाफी खूबी भी मौजूद थी, और सोने पर सुहागा ये कि वो एक कम उम्र और इंतहाई खूबसूरत दोशीज़ा थी। जल्दी एथेंस शहर में एस्पासिया की शोहरत फैल गई। चूंकि एस्पासिया इल्मी काबिलियत के लिहाज से काफी आगे थी, इसलिए इसका दर्जा यूनान की सब तवाइफों से मुमताज था। एस्पासिया के पास बोलने का फन भी था। जो कोई भी इसकी हिकमत से भरपूर बातें सुनता इसका दीवाना हो जाता। इसी वजह से बड़े बड़े उमरा और फौजी ओहदेदार, यहां तक कि अपने दौर के निहायत जय्यद मुफक्कर और जनरल जैसन ऑफ लीरा के साथ भी इसके काफी अच्छे ताल्लुकात बन गए। इन सब खूबियों से मुज़य्यन एस्पासिया एक जिस्म फरोश औरत से मशहूर हैट्रा बन गई। कदीम यूनान में हैट्रा से मुराद ऐसी औरत है जो कि ब्रोथल यानी फहाशी के अड्डे की मालिक होती थी, जिसके जेरे साया कई जिस्म फरोश औरतें अपना कारोबार किया करती थी। कहने को तो यह फहाशी का अड्डा था जहां की ब्रोथल एस्पासिया थी, लेकिन यहां इल्म के मुतलाशी हजरात भी आया करते थे और एस्पासिया की इल्मी तकारीर सुनते थे। यहां तक कि उस वक्त का यूनान का एक सियासतदान एस्पासिया की इल्मी काबिलियत से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसको बीवी बनाने की ख्वाहिश कर ली, और इसको एस्पासिया ने भी कबूल कर लिया। इस शादी से पार्कलस के यहां एक लड़का भी हुआ। यह शादी इसे काफी रास आई और वो यूनान का सबसे पुरअसर शख्स बन गया। इसकी गुफ्तगू का अंदाज और तकारीर ऐसी होती कि यूनान का हर शख्स इस पर एतबार कर लेता। तारीखदानों के मुताबिक इसकी इस तरक्की का सेहरा एस्पासिया को ही जाता है, क्योंकि एस्पासिया ही पार्कलस को तकरीरें लिख कर दिया करती थी। एस्पासिया का घर उस वक्त का एक तालीमी और तदरीसी इदारा बन चुका था। यहाँ शहर के बड़े बड़े फिलासफर, इंटेलेक्चुअल और माहिर उलूम आते थे और वहां इल्मो दानिश की महफिल सजा करती थी। इन बड़े नामों में से एक नाम सुकरात का भी था। सुकरात भी एस्पासिया से इल्म हासिल करने वालों में शामिल था।
कुछ मौरखीन ये भी दावा करते हैं कि सुकरात का मशहूर जमाना सोक्रेटिक मेथड भी दरअसल एस्पासिया का ही वजह करता था। सुकरात के अलावा अफलातून की तहरीर में भी एस्पासिया का अंदाज़े बयान मिलता है। 440 कबल मसीह एक नाखुशगवार वाकया पेश आया जब सेमूज नामी एक जजीरे के बासियों ने एस्पासिया के आबाई शहर मेल्टिस पर हमला कर दिया। मेल्टिस ने इस पर एथेंस से मदद तलब की। इस सूरत हाल में एथेंस के हाकिम यानी पार्कलस ने मुंसिफ बनने की तजवीज पेश की। सेमूज ने इस पेशकश को रद्द कर दिया। इस वजह से अब मजबूरन एथेंस को सेमूज पर हमला करना पड़ा। नतीजे के तौर पर सेमूज को तो शिकस्त हो गई, मगर उस जंग में लातादाद यूनानी फौजी हलाक हो गए। इन हलाकतों की वजह से एथेंस के अवाम में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों ने इस सब का इल्जाम एस्पासिया के सर पर रख दिया। उनका कहना था कि पार्कलस ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए इसके आबाई वतन का साथ दिया और हमारे जवानों को मौत के मुंह में भेज दिया। इस इल्जाम की वजह से एस्पासिया को मुकदमे का सामना भी करना पड़ा। इसके माजी को भी घसीटा गया और इसकी जाती जिंदगी पर भी हमले हुए, लेकिन एस्पासिया ने इन हालात का काफी हिम्मत और हौसले से मुकाबला किया, क्योंकि पार्कलस एस्पासिया के माजी को भुलाकर इससे दीवाना वार मोहब्बत करता था। नाज़रीन गिरामी, 429 कबल मसीह में यूनान में ताउन की वबा फैल गई। इस वबा की नजर पार्कलस की बहन और इसकी पहली बीवी से होने वाले 2 बेटे भी हो गए। पार्कलस को अपनी बहन और बच्चों से इस कदर प्यार था कि इस वाक़े के बाद वो भी चंद रोज में ही जहाने फानी से कूच कर गया। पार्कलस के मरने के बाद एस्पासिया को जिस शख्स ने दोबारा सहारा दिया वो उस वक्त का मशहूर जनरल और डेमोक्रेटिक लीडर था, जिसका नाम लीसाक्लीस था। एस्पासिया ने अब इसके साथ रहना शुरू कर दिया। एस्पासिया ने अपनी इल्म दानिश का इस्तेमाल करके इसको यूनान का सबसे बड़ा मुफक्कर बना दिया। लेकिन शोमिये किस्मत कि लीसाक्लीस की मौत भी कुछ अरसे बाद एक जंग में वाक़ हो गई। इसकी मौत के बाद एस्पासिया का तारीख में कोई जिक्र नहीं मिलता। दोस्तों, कुछ तारीखदान कहते हैं कि काफी अरसा वो अपने बेटे के साथ ही जिंदा रही, मगर जब 399 कबल मसीह में सुकरात ने जहर पिया तो उस वक्त उसका कोई जिक्र नहीं मिलता। इस वजह से इस बात का कवी इम्कान है कि इसकी मौत 400 कबल मसीह के आसपास हुई। बिलाशुबा एस्पासिया अपने दौर की बहुत बड़ी फिक्र दानिश वाली खातून थी, जिसके शागिर्दों में सुकरात, ज़ैनफून और लाइकलस जैसे अजीम मुफक्किर शामिल रहे। नाज़रीन गिरामी, एस्पासिया की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि इल्म बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और इंग्लिश मीडियम स्कूलों का मोहताज नहीं, बल्कि इसकी प्यास सुकरात जैसे मुफक्किर और लाइकलस जैसे मुकर्रर को एस्पासिया जैसी तवाइफ के काबा खाने तक ले जाती है और इन्हें सैराब कर देती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।